हमारे YouTube चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला के व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने स्वर वर्णों का वर्गीकरण का वीडियो डाला है आप लोगों के लिए, जो बहुत ही पसंद किया बच्चों ने। और उसी प्रकार से आज हम पूरे का से लेकर के और छत्री तक सारे वर्णों के 5 एंगल से एक्सप्लेनेशन देंगे आपके। कौन घोष है, कौन अघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अनुनासिक है, कौन निरानुनासिक है, प्रयत्न के आधार पर क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर से क्या कहते हैं। और वर्णमाला में बेसिक सवाल तो थोड़ा सिंपल आता है, लेकिन जब थोड़ा सा डीप जाता है सवाल तो काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गाइड किताबों में कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है और रट के आप कर नहीं सकते। कई बार मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि ग्रामर का मतलब है गणित, और ग्रामर हिंदी व्याकरण के अंदर भी वर्णमाला और भी ज़्यादा टेक्निकल है। इतनी टेक्निकल है कि जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा तकनीकी किस्म का है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप ठीक से उसको समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करते हैं, तो सवाल कभी सही नहीं होगा, और समझ लेते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले आपको समझाते हैं पूरा ओपन करके, फिर थोड़ा ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक भी है तो अंत तक बने रहे मेरे साथ और देखें। स्पेशली सिपाही परीक्षा के विद्यार्थी, यद्यपि ये सिपाही RO ARO लोअर PCS PCS UP SSC DSSB और सारी परीक्षाओं के लिए, UPSC CSET परीक्षा के लिए भी बेहद उपयोगी है। इधर जो है ये व्यंजनों में का, खा, गा, घा, इंग्या, ये का वर्ग के हैं। अब वर्ग क्या होता है थोड़ा समझ लें। हमारे व्यंजनों में 5 वर्ग हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है का से आगे के 5 वर्ण: का, खा, गा, घा और इंग्या। ठीक, ऐसे ही चा वर्ग का मतलब है चा, छा, जा, झा, वा। टा वर्ग का मतलब है टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग का मतलब ता, था, द, ध, न। पा वर्ग का मतलब है पा, फा, बा, भा, मा। याद रखना है ये इतनी बात याद रखनी है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये का वर्ग का कैरेक्टर है पूरा जो दिख रहा है आपको। ऐसे ही हम चा वर्ग का बात करेंगे, टावर की बात करेंगे, तावर की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे और या, रा, ला, वा की भी बात करेंगे, और अंत में सा, सा, हा की भी बात करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। का को क्या कहते हैं? घोष। अघोष में ये अघोष है। अल्पप्राण महाप्राण में ये अल्पप्राण है। अनुनासिक निरानुनासिक में ये निरानुनासिक है। प्रयत्न के आधार पर इसे स्पर्शी कहा जाता है। ये पूरा का वर्गीकरण है, पूरा इसका चिट्ठा है। और उच्चारण के स्थान के आधार पर इसे कंठ या कोमल तालव्य भी कहते हैं। ठीक, ये सवाल आता है, ध्यान रखना, कोमल तालव्य भी कहते हैं। अब जो थोड़ा बेसिक पढ़े हुए बच्चे हैं, जो पिछली मेरी क्लासें की हैं, वो घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण अनुनासिक निरानुनासिक ये सब जानते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट बता दूं। घोष और अघोष का मतलब है कुछ वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, अंदर से आवाज आती है, और कुछ में नहीं आती है। जिनके व्यंजन वर्णों के उच्चारित करने में अंदर से बजने जैसी आवाज आए उसे कहते हैं घोष, और जिसमें ऐसी नहीं आती है उसे कहते हैं अघोष। ठीक, तो का खा जो है अघोष है। जैसे गा, घा, ञा, मतलब स्वर तंत्रियां क्या, जो मुंह से हवा निकलती है, यदि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो वो घोष है, और पूरी की पूरी मुंह से निकल जाए, समझ पा रहे हैं, तो अघोष है। जैसे का खा पूरी निकल गई, देखो मुंह से। गा मुंह से थोड़ी कम हुई, थोड़ी नाक से भी निकली। गा, खा, ञा पूरी की पूरी मुंह से नहीं निकली, उसका कुछ हिस्सा नाक से भी निकला, तो थोड़ा सा बजने जैसी आवाज आई, इसलिए उनको देखिए घोष कह दिया गया। गा, घा, ञा घोष, का, खा घोष। अल्प प्राण और महाप्राण का जो वर्गीकरण है वो इस बेस पे किया जाता है। प्राण मीन्स होता है वायु,
जैसे प्राणायाम, प्राणों का आयाम यानी आया आना जाना। प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से ज्यादा वायु निकले वो महाप्राण, बेसिक सी बात है, और जिनसे कम निकले वो अल्प प्राण। बिल्कुल गिनती और पहाड़े की तरह ये वर्णमाला है पूरी। और मुझे लगता है जो बच्चे 1, 2, 3 परीक्षाएं दे चुके होंगे वो इस बात से सहमत होंगे कि वर्णमाला हिंदी ग्रामर में सबसे टिपिकल टॉपिक है, और आज के बाद ये गारंटी है आपको ये सबसे सरल लगेगा। इसको बस अंत तक आप साथ बने रहे और उसको देखें। तो का क्या है, अल्प प्राण है। और अनुनासिक, निरनुनासिक में क्या है, जिन वर्णों के बोलने में नाक से हवा निकले वो अनुनासिक, अनुनासिका मतलब ही होता है नाक से, और जिनमें ना निकले निरनुनासिक, जैसे का खा गा खा इन्या, बोल के देखिए का खा गा गा इन्या, एकदम मुंह पे लगता है जो मुंह से हवा आ रही थी उसे ब्रेक लग गई और सब की सब हवा नाक से निकल गई। समझ रहे हैं? तो ये खा जो महाप्राण है, का खा, और इधर निरनुनासिक है, इधर स्पर्शी तो है ही है, कोमल तालब कहते हैं। इस टेबल में देखिए कुछ है नहीं, सब एक जैसे हैं। प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब होता है जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए तो मुंह में जीभा, दांत, तालू सब आपस में कहीं न कहीं स्पर्श करे, कहीं न कहीं स्पर्श करें, ऐसे व्यंजनों को स्पर्शी कहा जाता है। तो खा हमारा अघोष है, और प्राण की दृष्टि से महाप्राण है। का खा, खा को कितना भी धीमे बोलो लेकिन हवा का से ज्यादा निकलेगी, और का को कितना भी चिल्ला के बोलो खा के बराबर हवा नहीं निकलेगी। का नहीं, खा, खा बोलिए, बोल के देखिए कितना टेक्निकल हमारा ग्रामर है। हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी की जो पूरी की पूरी ग्रामर संस्कृत से है, और पता है आपको संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन भाषा को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि हमने कुछ किया ही नहीं, नेचर के रूप में जैसा ही आया। जैसे कंठ, इन सबको कंठ कहा जाता है। कंठ इस सेंस में कि गले से बोलते हैं हम लोग, का खा गा घा गया, इसलिए इनको कंठ कहा गया है। इधर ये खा जो है निरनुनासिक है, क्योंकि नाक से हवा निकलती नहीं, सब मुंह से निकल जाती है। स्पर्शी भी है, कोमल तालब भी है। ठीक, अब इस तरीके से पूरी टेबल में आपको कुछ बहुत समझना नहीं है। गा घोष है, अल्प प्राण है, निरनुनासिक है, स्पर्शी है, कोमल तालब या कंठ है। कंठ तो आपको मिलता है किताबों में ये, लेकिन ये कोमल तालब नहीं मिलता है थोड़ा। एक्चुअली एक और आपको गूढ़ बात बता दें, जो संस्कृत के विद्वान हैं जब वो पेपर बनाते हैं, सवाल सेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा संस्कृत की तरफ भाग जाते हैं। और हमारे जितने भी विद्वान हैं किताबें लिखी हैं, जबकि संस्कृत, ये तो सच बात है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। जब उस चेंज को थोड़ा सा धीमा मिट जाता है, जो परिवर्तन है वो धीमा हो जाता है, यानी सवाल प्योर संस्कृत तरफ भाग जाता है, वहीं पे सवाल गलत हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृत में इसकी क्या जगह है, वहां इसको क्या कहा गया है, क्योंकि सवाल ऐसे फंसेंगे। अभी हम जब आपको प्रैक्टिस सेट डालेंगे तो हम बताएंगे ये देखिए संस्कृत वालों ने पेपर सेट किया है। और सामान्यतः जब हिंदी का पेपर सेट होता है तो वो संस्कृत के टीचर ही, प्रोफेसर लोग सेट करते हैं, तो कहीं नहीं कहीं संस्कृत का पुट आ ही जाता है, और वहाँ हमारे सामने कोई चारा नहीं होता है। जो नियरेस्ट उत्तर होता है वो थोड़ा संस्कृत की तरफ भागा हुआ होता है। तो इस बात का भी हम लोग जिक्र करेंगे कि किसी को हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में। जैसे सा, हिंदी में ये वत्स है, मसूड़े में जीव जाती है, सा ना, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में स न मतलब दंत है। ये संस्कृत में सा दंत है, जबकि हिंदी में वत्स है। हिंदी में बोलते हैं सा, जबकि संस्कृत में स न ल। बहुत पूछा जाता है, न स ल 3 वर्ड हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, दंत हैं कि वत्स हैं। न ना स ल,
तो ये तो वत्स हो गए, मसूड़े पे जीव जा रही है। लेकिन संस्कृत में इनको बोलते हैं न, न, स, ल, तो ये दंत हो जाता है। अब ऑप्शन आया कि निम्न में दंत कौन है, अब उसमें सा दिया है ऑप्शन, आप तो कहते हैं ये वत्स है, नहीं, तब आपको वहां दंत करना होगा। और दंत से वत्स दोनों आ जाए तो फिर कोई कर दीजिएगा, या तो मूल्यांकन से बाहर होगा या फिर इसको सबको नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी संस्कृत वाला ही सही माना जाएगा, क्योंकि संस्कृत ही मदर है हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा है ही नहीं, भाषा तो असली संस्कृत है, लेकिन वो बोलने में, व्यवहार में इतनी जटिल थी कि उसका जो व्यवहारिक रूप ही संस्कृत हो गया। इसीलिए हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ते हैं, ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं वहां पे भी। इसीलिए तो अगर विकल्प में आए कि साथ दंत है कि वत्स, तो दंत करिएगा, एकदम पक्का आप मानिएगा। ठीक, तो इस बात पे भी बात में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये टेबल आप देख लीजिए। का आघोष, खा आघोष, गा घोष, घा घोष, ज्ञा घोष। अल्प, महा अल्प, महा अल्प, फार्मूला बना कि नहीं गणित की तरह। अब आपको रटना ही नहीं बहुत, जरा इस पे देखिए ये क्या लिखा है। ये पांचों वर्ग लिखे हैं। इन व्यंजन वर्णों को 5 × 25, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें स्पर्शीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय इस सेंस में क्यों, ये वर्गों में विभाजित है। अब चलिए फार्मूला आप समझिए गणित की तरह। हर, ये वर्ग है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है तथा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। ये लिख लो, ये जो है अघोष हैं। ठीक, और ये सब के सब घोष हैं। यही तो टेबल में लिखा है, देखो, पहला दूसरा। ये काखा के लिए नहीं, ये चावर के लिए भी बात सच है, ये टावर के लिए भी बात सच है, ये टावर के लिए भी सही है, और ये पावर के लिए भी सही है। यानी पहला दूसरा वर्ण, यानी काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पापा, ये सब अघोष हैं और ये घोष हैं। अब देखिए अल्प, वहां पर क्या है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग, ये वर्ग है पूरा, तो मतलब पहला, तीसरा और ये पांचवा। थोड़ा पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी ये जो का वर्ग है, थोड़ा सा रेड मार्कर होगा, यानी ये तीसरा और पांचवा, ये तीनों अल्प प्राण हैं। ठीक, और दूसरा और चौथा, दूसरा मतलब ये वाला खा वाला और घा वाला, ये जो है ये महाप्राण है। ये आपको याद रखना है, यानी दूसरा और चौथा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। वही तो इसमें लिखा है, पूरी वर्णमाला में यही लिखेंगे, बार बार हम यही आपको लिख के दिखाएंगे, बस ये फार्मूला याद रखना। किसको घोष कहते हैं, किसको अघोष कहते हैं, किसको अल्प प्राण कहते हैं, किसको महाप्राण कहते हैं। एक बात जो ध्यान से सुननी है आप लोगों को, वो ये, बार बार मैं कहता हूं कि हर विषय में का कुछ ना कुछ अंश गणित का होता है। गणित का कैरेक्टर क्या है कि लिख लिख के उसमें अभ्यास करने से ही वो आपको
मजबूती देता है और उसमें पारंगत बनते हैं। तो लिख लिख के याद करना कुछ चाहिए। और ग्रामर तो पूरी तरह से गणित जैसा है, इसलिए लिख लिख के अभ्यास जब तक नहीं करेंगे, पहले तो लिख लिख के, फिर प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप दक्ष नहीं बन पाओगे। फार्मूला याद कर लेने भर से थोड़ी आप कहते हैं हमें गणित आता, सवाल लगा देंगे। फार्मूला तो बस एक साधन के रूप में दिया गया, फिर आप जब अभ्यास करते हो 10 20 50 100 सवाल लगाते हो, तब आपको लगता है कि नहीं नहीं अब मुझे मैथ का फला टॉपिक आने लग गया है। अब a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला बताने भर से थोड़ी सारे सवाल लग जाएंगे, या द्विपद प्रमेय का फार्मूला आप याद कर लो, लगाओ सवाल। सवाल कभी मत लगाओ, कभी नहीं लगेगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे, वो हम डालेंगे आपको टेस्ट पेपर अच्छा सा बना हुआ रखा है, बस पोस्ट करना है। तो अब आप प्रैक्टिस जब करेंगे बार बार, तब ये चीजें अभ्यास में आएंगी। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं इस पे। चावर्ग टावर्ग में जो थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा वो हम देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं चावर्ग को। चा छ जा झा, यहाँ ये चावर्ग है हमारा। और देखिए पिछले वाले टेबल से कुछ नहीं बदला, इस कॉलम में कोष अघोष में कुछ नहीं बदला, अल्प प्राण महाप्राण में कुछ नहीं बदलेगा, अनुनासिक निरनुनासिक में कुछ नहीं बदलेगा। इस कॉलम में बदला है थोड़ा। ये क्या बदला है? प्रयत्न के आधार पर संस्कृत में इन सबको स्पर्शी कहा गया है, किंतु हिंदी में स्पर्श संघर्षी। बस ये आपको ध्यान रखना, यही गलती कराएगा आपसे। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपको थोड़ा सा अवधारणा परक स्पष्टता आएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। संस्कृत में तो स्पर्श, लेकिन हिंदी में ये सब स्पर्श संघर्षी बोले जाते हैं। मतलब स्पर्श होता है च छ, लेकिन हवा थोड़ा संघर्ष भी करती है, निकलती है तेजी से। का खा गा इंगा की तरह से बहुत सॉफ्ट तरीके से ना निकल के चा छा जा जा, हवा तेजी से निकलती है। प्रैक्टिकल करके देखिए, चा छा जा झा। ठीक, तो हिंदी में स्पर्श संघर्षी। अब जब ये द्वंद्व आए कि उसमें दोनों ऑप्शन हो जाए, तो आप संस्कृत वाला ही चुने, क्योंकि जब भी मामला जाएगा हाई कोर्ट में तो वहां जो विद्वान बुलाए जाएंगे वो सब संस्कृत वाले होंगे। हिंदी का विद्वान भी संस्कृत का ही होता है। हिंदी का टीचर बनने के लिए आपके पास बीए में संस्कृत होनी चाहिए, शर्त है। हिंदी टीजीटी टीचर वही बन सकता है जिसके पास बीए में संस्कृत भी हो। और जब उद्भट विद्वान ढूंढे जाएंगे तो वो सब संस्कृत की तरफ झुके हुए होते हैं, इसलिए संस्कृत वाला करना अगर द्वंद्व कहीं मिले आपको। और अदरवाइज तो स्पर्श संघर्षी है ये। ठीक, इधर क्या उच्चारण स्थान के आधार पर भी वही लफड़ा है। संस्कृत में इन सबों को, इन पांचों वर्णों को तालव्य माना गया है, जबकि हिंदी में तालु वत्स है। वत्स माने मसूड़ा, तालु और मसूड़ा भी, चा छा जा झा। तालु क्या? मसूड़े की तरफ भागी हुई जीभ, इसमें प्योर तालव्य है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले जो है वर्ग पे, टावर्ग पे चलते हैं। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। देखिए अब टावर्ग की बात है तो इस कॉलम में कुछ नहीं बदलेगा, इस कॉलम में भी कुछ नहीं बदलेगा, इस कॉलम में भी कुछ नहीं बदलेगा। जैसे कावर्ग में था, जैसे चावर्ग में था, वैसे टावर्ग में है। बस प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान में बदलेगा। प्रयत्न में ये सारे के सारे स्पर्शी हैं, सारे के सारे स्पर्शी हैं, और उच्चारण स्थान में ये सारे के सारे मूर्धन्य हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक, तालु और मूर्धा में बहुत बारीक सा अंतर है, ध्यान रखना। तालु से आगे मूर्धा है, तालु मतलब ऊपर, उससे थोड़ा सा आगे मूर्धा होती है। जैसे तालु क्या है? ये तो है, ठीक, ये मूर्धन्य है। चलिए जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम टावर्ग को देखते हैं। देखिए टावर्ग में भी पहले कॉलम में कुछ नहीं बदलेगा, दूसरे कॉलम में भी कुछ नहीं बदलेगा, तीसरे कॉलम में भी कुछ नहीं बदला, और यहां तो इस पे भी नहीं बदला कुछ, पहले भी स्पर्शी था और इस भी है। बस उच्चारण स्थान पे ये ध्यान रखना है आपको कि ता था दा धा ये दंत हैं। ठीक,
ना संस्कृत में दंत है और हिंदी में वत्स है। इस पे बहुत गलतियां होती हैं, ध्यान रखना। ये दिख रहा है पूरा। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ना, ना। संस्कृत में बोलते हैं न, 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 ना, ना। मसूड़े पे गई जी, वत्स हो गई। इसमें दंत ना, जैसे अभी बताया था एक दो। तो संस्कृत में इसे दंत कहते हैं, ना, ना, ना। हिंदी में ना, ना, ना ऊपर चली जाती है पीछे, ना, ना, ना दांत पे आती है, ना, ना, नल, नल। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए हम लोग पावर को देखते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। घोष अघोष में वही क्रम है जो का वर्ग में था, जो चा वर्ग में था, जो टा वर्ग में था, जो ता वर्ग में था, वही पा वर्ग में। अल्प प्राण महाप्राण की दृष्टि से भी वही क्लासिफिकेशन है। अनुनासिक निरानुनासिक की दृष्टि से भी वही है। प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी है, बस उच्चारण स्थान के आधार पर ये ओष्ठ है। पा, फा, बा, भा, मा होठों का प्रयोग। फटाक से स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं या, रा, ला, वा, जिन्हें सामान्यतः लोग अंतस्थ व्यंजन कैसे करके छुट्टी कर देते हैं कि या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है। ये कितना झमेला है। या, रा, ला, वा ने तो इतना रायता फैला के रखा हुआ है। एक्चुअली या, रा, ला, वा ने नहीं, घटिया टाइप की गाइडों ने फैला के रखा है, लेखकों ने फैला के रखा है। आप देखिए, सही बात यह है, कैसे सवाल गलत होगा वो भी मैं बताऊंगा। सारे के सारे घोष हैं, ठीक, यारा अलावा यानी सारे के सारे घोष हैं, सारे के सारे अल्प प्राण हैं। यारा अलावा कितनी कम हवा निकलती है। और सारे के सारे निरानुनासिक हैं। यारा अलावा चारों निरानुनासिक हैं। अब देखिए, ये है जो असली बात है मार्के के। प्रयत्न के आधार पर इनको अर्धस्वर, अंतस्थ या ईसत स्पर्श भी कहा जाता है। या को, ठीक, ला को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है, और ला को पार्श्विक, वा को अर्धस्वर, अंतस्थ या ईसत स्पर्श। इन शब्दों का मतलब बस समझ लिए, हो गया काम आपका पूरा। या और वा अर्धस्वर, या और वा अर्धस्वर, ठीक। स्वर और व्यंजन में क्या हमने बताया था? स्वर में अंदर से आती हुई वायु मुंह में कहीं स्पर्श नहीं करती, व्यंजन में कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करती है। वो दांत से करे, जीभ से करे, होठ से करे, तालू से करे। जीभ भी दांत में, मसूड़े में, होठ में, कहीं ना कहीं तालू में लगेगी, इसलिए। लेकिन ये पूरी तरह से स्वरों की तरह भी नहीं है। या जीभ उठती भी है, आ, ई, इस तरीके से आप इनको उच्चारित नहीं कर सकते, तो अर्धस्वर है। अंतस्थ क्या है? ये स्वर और व्यंजन के बीच में है, अंतस्थ में। ईसत माने होता है कम या थोड़ा। ईसत मीन्स है थोड़ा या कम के सेंस में, मतलब थोड़ा स्पर्श करते हैं। ईसत स्पर्श, ईसत संस्कृत वर्ड है, मतलब ईसत माने न्यून, मतलब मिनिमम, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको ईसत स्पर्श भी कह देते हैं। अंतस्थ तो है ही, अर्धस्वर कह देते हैं। हमारा रा क्या है? लुंठित या प्रकंपित। लुंठित में मतलब रा जब बोलते हो तो एकदम रा, जीभ एकदम कंपन करती है, प्रकंपन, वाइब्रेशन, रा। और लुढ़कने जैसी आवाज आती है, रा, जीभ लुढ़कती है, रा, इसलिए लुंठित या प्रकंपित कह देते हैं। रा, रा, रा बोल के देखिए आप, ठीक। ला को पार्श्विक, ला, दोनों पार्श्वों से हवा निकलती है, जीभ के दोनों साइड से। और ला, ला, जीभ तो बीच में मुड़ी और दोनों तरफ से इक्वल हवा निकली, दोनों जीभ के दोनों पार्श्वों से हवा निकलती है, इसलिए ला को पार्श्विक कहा गया। और वाह तो वही है जो या है, वही वाह है, अर्धस्वर, अंतस्थ, ईसत स्पर्श। इधर उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? या तो है भैया तालब,
और रा है मूर्धन्य या वत्स, लेकिन दोनों आ जाए तो आप इसको करना। ठीक, ला हमारा वत्स है अब हिंदी में, लेकिन संस्कृत में ये दंत है, तो कभी विकल्प में वत्स ना हो और दंत हो तो ला को तुरंत मार देना, क्योंकि संस्कृत में ये दंत है और वत्स उसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो आप कि कर्तव्य विमूढ़ ना हो कि हाय अब क्या करें, सवाल गलत है, तो तुरंत दंत कर दे। वाह वैसे तो ओष्ठ है, लेकिन संस्कृत में दंतोष्ठ है। वाह पूरी तरह से ओष्ठ भी नहीं, लेकिन संस्कृत में ये दंतोष्ठ है, इसलिए वाह के लिए अगर ओष्ठ ऑप्शन ना हो और दंतोष्ठ हो तो आप दंतोष्ठ कर देना। ठीक, इतनी समझिए और फटाक से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम लोग इनको देखते हैं। शा शा सा हा, इनको सामान्यतः जो है ऊष्म व्यंजन कह दिया जाता है कि इनको बोलने में मुंह से थोड़ी ऊष्मा से निकलती है, शा खे शा हा इस टाइप से। लेकिन ये सा और शा और सा ये तीनों अघोष हैं, जबकि हा घोष है। अल्पप्राण महाप्राण में सारे के सारे महाप्राण हैं। तुम लोग शांत बैठो, क्यों शोर मचा रहे हो, जाओ यहां से। अनुनासिक निरनुनासिक में ये सारे के सारे निरनुनासिक हैं। प्रयत्न के आधार पर ये संघर्षी और ऊष्म है। अब जो समस्या आपको क्रिएट करेगा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, ये जो है शा तो तालव्य है, ये खटकोण वाला मूर्धन्य है, और ये सा सड़क वाला वत्स हिंदी में ये दंत है। इससे पहले भी बताया, फिर एक बार बता रहा हूं। और हा काकल, देखो ये बड़ा मिला, या अलजिह्वीय, काकल या अलजिह्वी कहा जाता है। काकल माने होता है ये हमारी, इसको बायो में क्या कहते हैं, ये जो चिड़िया है, एडम्स एप्पल कुछ कहते हैं इंग्लिश में। ये जो हम लोग चिड़ैया जिसे बोलते हैं, इसका जो है काकल है ये। तो यहां से हा कितना मूवमेंट है, बोलिए हा, तो इसलिए काकल है हा। अलजीभी, इसलिए अल माने होता है छोटी और जीवी माने जीभा, यानी छोटी जीभ। ये छोटी जीभ भी है, इसलिए इसको अलजीभी कह दिया गया है। मतलब शब्द का एक लिटरल मीनिंग ना पता होने से बच्चा सफर करता है, सवाल गलत करता है और अंत में अपने आप को दोषी भी महसूस करता है, गिल्ट महसूस करता है, जबकि है कुछ नहीं। काकल से काकल और अलजीवा मानी छोटी जीव है, इसलिए अलजीवी कहा जाता है। बड़े टेंशन में बच्चे हो जाते हैं, ये काकल वर्ण क्या है, हा काकल वर्ण है, तो आप देख लीजिए ये काकल वर्ण है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम जो है डा ढा और विसर्ग और अनुस्वार को बताते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब आते हैं दो ये स्पेशल वर्ड है डा और ढा पे, जिनमें हम लोगों ने नुक्ता लगा के ये दूसरी भाषा से, फारसी भाषा से लेकर के इनको अपनी हिंदी वर्णमाला में स्वीकार किया है। और ये विसर्ग और अनुस्वार को लेकर के ये दो, ये तो डा ढा में क्या है, ये नीचे जो नुक्ता है ये फारसी, अरबी फारसी से लिया हुआ है। तो डा हमारा घोष है, अल्प प्राण है, निरनुनासिक है, उत्क्षिप्त या ताड़न जात भी और मूर्धन्य भी है। और ढा घोष है, महाप्राण है, निरनुनासिक है, उत्क्षिप्त या ताड़न जात है, मूर्धन्य है। अब आप घोष, अल्प, निरनुनासिक ये तीन वर्ड तो समझ रहे हैं। ये नया वर्ड आया उत्क्षिप्त या ताड़न जात। उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि जीव झटके से पलटती है, डा ढा। ताड़न जात मतलब प्रताड़ना, जैसे जैसे डंडा मारने वाला, जल्दी जल्दी, टा ठा, जीव कितनी तेजी से टच करती है। ढा ढक्कन, डमरू, डालडा, एकदम फटाक से तालू को छुई और भागी, इसलिए ताड़न जात या उत्क्षिप्त कहा जाता है। मूर्धन्य है, बस ये ध्यान रखना है। इधर विसर्ग और अनुस्वार, इन्हीं को अयोगवाह भी कहा जाता है। विसर्ग हमारा अघोष है और महाप्राण है। विसर्ग हा के उच्चारण में निकलता है, जो संस्कृत में निरनुनासिक है और कंठ है। अनुस्वार घोष है,
अल्प प्राण है और अनुनासिक। ये अनुस्वार का मतलब जो बिंदी लगाते हैं, जैसे कंठ, ये अनुस्वार है। तो अनुनासिक ये तो सरासर नाक से हवा निकलती है, अनुनासिक हो जाता है। अल्प प्राण है, घोंस है, और अलग अलग वर्णों में लगने में इसका कैरेक्टर बदल जाता है। ध्यान रखना, इसका कोई पर्टिकुलर उच्चारण स्थान नहीं है, जिस वर्ण पे लगेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। या रा ला वा, जहां भी या रा ला वा, लंपक, ठीक, कुछ भी, रंग तो रा के हिसाब से, मतलब इसीलिए तो अयोग बा है, योग नहीं है फिर भी चलता है सबके साथ। रा पे लग गया तो रा जैसा। अनुस्वार का कोई स्वतंत्र उच्चारण स्थान नहीं है, ध्यान रखना। विकल्प हो सकता है, कोई स्वतंत्र उच्चारण स्थान नहीं, जिस वर्ण पे लग जाता है उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने वर्णमाला के व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 8318 75 65 87, जिसपे आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 2 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 से 10 AM टू 2 PM कभी भी कॉल करके भी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। अदरवाइज, और मेरा स्वर वाला जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड है। इस प्रकार से एक कंप्लीट वर्णमाला आपके पास है, और कल मैं वर्णमाला पे 50 सवाल डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर देखते रहिए और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो और हम लोग फिर लाइव होने लगें डेली। फिर हमारी जो हाइब्रिड क्लास की जो कंसेप्ट है उस पर हम लोग काम कर सकें। हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन हमारी ऑनलाइन और 7वें दिन ऑफलाइन, जिसमें टेस्ट पेपर भी होगा, आपसे हमारी बातचीत भी होगी, आपके शंका समाधान भी शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए और शेयर सब्सक्राइब करिए।